क्या दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है? दुनिया भर की राजनीतिक परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं? हाल ही में हमने देखा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। बहुत निशाना साध के गोली मारी गई थी, लेकिन वो कनपटी के बगल से निकली। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, जरा सी चूक होती तो उनकी मौत तय थी। ये एक वानगी भर है वैश्विक पटल पर राजनीतिक स्थिति में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल की घटनाओं में देखा है कि जो जियो पॉलिटिक्स का शक्ति संतुलन है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। देशों के अंदर की अपनी पॉलिटिक्स में भी एक गजब का ध्रुवीकरण हम लोग देख रहे हैं। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि किसी एक देश की मैं बात करूं। हाल फिलहाल में जो सरकारें बदली हैं, जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी ये ट्रेंड एक देखने को मिलता है। अभी ब्रिटेन में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी हारी और लेबर पार्टी की सरकार आई और बड़े बहुमत से आई है। फ्रांस में जो एक्सट्रीम राइटिस्ट थे वो पीछे छूट गए हैं, लेफ्ट के लोग आगे आए हैं। क्या वहाँ पे बदलाव किस तरह से देखने पड़ रहा है? यूरोप एक अलग तरीके की समस्या से जूझ रहा है और दो युद्ध कंसिस्टेंटली दुनिया में चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का, और इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। क्या है ये पूरी तस्वीर? इसको कैसे समझा जाए, आज इसी बातचीत करूंगा मैं। मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। बहुत बार आवाज़ अड्डा में हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है, जब बनता है तो उसका देश पे असर ज़रूर पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है और कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स पे भी पड़ता ही होगा। ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी चीन है, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है और उसके ऊपर लगातार यूरोप और अमेरिका की तरफ से दबाव है, आर्थिक प्रतिबंधों का दबाव है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ जाते हैं, जिनकी संभावना जताई जा रही है, तो शायद ये तल्खी और बढ़ सकती है। उनके संबंध खाड़ी देशों से किस तरह के होंगे, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। और इन सब के बीच में हम भारत अपने को कैसे पोजीशन कर रहे हैं और हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस पर आज बातचीत करेंगे, विस्तार से करेंगे, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो बहुत ही जानकार लोगों का पैनल है, विद्वान है, जो देश दुनिया में घूमते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज है, उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। नरेंद्र तनेजा जी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और जो इस दुनिया को सबसे ज़्यादा परेशान करता है एनर्जी, उसके भी बड़े जानकार हैं। शिवकांत शर्मा जी हैं, जो खुद लंदन में रहते हैं और बहुत लंबे समय तक इस तरह की राजनीति को उन्होंने देखा है। पलकी शर्मा जी हमारे साथ हैं, मेरी सहयोगी हैं और मैनेजिंग एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट की, और ये भी ग्लोबल ऑडियंस को लगभग डेली एड्रेस करती हैं अलग अलग इश्यूज़ पे। और राजेश जोशी जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऐसे विषयों पर लगातार बातचीत हमसे करते रहते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। एक एक विषय को पकड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल दुनिया में क्या एक वैचारिक ध्रुवीकरण हो रहा है, या फिर एक तरीके से इकोनॉमिक रेजिलियंस और इकोनॉमिक एक्विजिशन की लड़ाई है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन के तौर पे कभी लेफ्ट राइट या अलग अलग तरीकों से देखते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो शिवकांत जी, आप चूँकि विदेश में ही रहते हैं और अमेरिका की जो घटना हुई उसने हमें इस पे बातचीत करने के लिए एक ट्रिगर दिया कि इतनी खतरनाक तरीके से वो घटना अंजाम दी गई। कैसे आप एनालाइज करते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है और अमेरिका में खास तौर पे क्या हो रहा है? शिवकांत जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, शायद अभी भी अनम्यूट है आपका। जी। तो अमेरिका में जो हुआ है और खासकर ट्रंप पर जानलेवा हमले की जो घटना है, इसकी गूंज ये केवल अमेरिका ही नहीं, ये लगभग हर देश में हम सुन रहे हैं और भारत में भी आप सुन रहे हैं। राजनीतिक नफरत, वैरभाव और हिंसा, मतलब आपसी बयानबाजी में ये सब इतने चरम पर पहुंच गए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। अब देखिए, एक दूसरे को कीड़े मकोड़े जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी पीछे एक सर्वेक्षण हुआ था शिकागो यूनिवर्सिटी का। उस सर्वेक्षण में पाया गया कि 10% अमरीकी अब ये मानते हैं कि यदि ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो उनको बलपूर्वक हटाया जा सकता है। यानी जोर जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, किसी भी तरह से ट्रंप को आप एक तरफ कीजिए। 10% लोग ये मानते हैं। 7% लोग ये मानते हैं कि जोर जबरदस्ती करके जैसे तैसे ट्रंप को सत्ता में लाना है। तो ये हालत है एक अपने आप को लोकतंत्र का
हिमायती मानने वाले या लोकतंत्र का प्रहरी मानने वाले देश में। और ये स्थिति अभी ब्रिटेन के चुनाव ठीक ठाक हो गए, लेकिन ब्रिटेन के चुनाव में भी कम से कम 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां सांसदों को धमकियां दी गई। उनके ऐसा यहाँ पहले कभी नहीं देखा है, ऐसी हिंसा और ऐसी जोर जबरदस्ती पहले नहीं देखी गई। उनके खिड़कियां तोड़ी गई, टायर पंचर कर दिए गए, कई को जान की धमकी मिली। उस सब की जांच चल रही है। और इसका एक बड़ा कारण गजा में जो लेबर पार्टी ने स्टैंड लिया था, एक तरह से जो सरकार है, सरकार वाला ही स्टैंड था, उससे लोग नाराज थे। और उसकी वजह से 4-5 यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं, स्थानीय उम्मीदवार और लेबर पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, और एक कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार के भी खिलाफ। फ्रांस में देख लीजिए, फ्रांस में पहले दौर का चुनाव हुआ जिसमें ऐसा लगा कि दक्षिणपंथी जो रैली पार्टी है वो शायद बहुमत पा जाएगी, तो सड़क पर लोग आ गए। और जब दूसरे दौर का चुनाव हुआ जिसमें वो सारा का सारा जो है वो पासा ही पलट गया, क्योंकि मध्यमार्गी मोर्चा और वामपंथी मोर्चा दोनों मिल गए और दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार बिठा लिए, केवल इसलिए कि दक्षिणपंथी रैली पार्टी के उम्मीदवार न जीते। उसके बाद लोग फिर सड़क पर आ गए। तो ये जो राजनीतिक नफरत का माहौल है हर देश में बढ़ता जा रहा है, खासकर लोकतांत्रिक देशों में, और उसकी वजह से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। और एक तरह से जोर जबरदस्ती लाठी वाली राजनीति जो है वो आ गई है। कहने को तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बयान दिए जा रहे हैं कि लोकतंत्र में फैसला गोली से नहीं वोट से होना चाहिए, लेकिन मामला सारा गोली की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, अच्छा क्या रीज़न क्या आपको लगता है इसके पीछे, ये इतनी ज़्यादा एनमिटी क्यों हो रही है? इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक तो जो स्थानीय निवासी, उनकी संस्कृति और मूल्य, उनको ये लगने लगा है कि एक तरह से उनका बहुमत खतरे में है, उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो खतरे में हैं, और उनकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। एक तो ये बात है। और दूसरा, अर्थव्यवस्था जिस तरह से, हालांकि अमेरिका के बारे में इस वक्त हम ये नहीं कह सकते, अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो जो है वो 5 सिलेंडरों पर चल रही है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद जो आम आदमी है कहीं न कहीं, और खासकर वहाँ का जो ब्लू कॉलर, जो एक तरह से मध्य वर्गीय जो तबका है, वो महंगाई की मार अभी पीछे से चल रही थी। अभी भी ब्याज दरें काफी ऊंची हैं, ब्याज दरें आगे घटने लगेंगी, लेकिन उसकी मार से वो भी परेशान है। तो एक तरह का खासा असंतोष है, पूंजीवाद को लेकर के, उदारवाद को लेकर असंतोष है, जो वैश्वीकरण था उसको लेकर के असंतोष है। जिस तरह से आप्रवासन लोगों को अब एक बहाना दिखाई देता है, जो लोग दूसरे देशों से आते हैं उनके ऊपर गुस्सा उतारने की कोशिश है, तो उसको लेकर के असंतोष है। चीजें बदलती दिखाई दे रही हैं, जो लोग नहीं बदलना चाहते उसको लेकर के असंतोष है। तो सारी चीजें मिल गई हैं। तनेजा जी, आप तो चूंकि बहुत सारे देशों में घूमते हैं, नहीं सिर्फ मिलते भी हैं लोगों से, लीडरान से भी मिलते हैं, बिजनेस लीडर से भी मिलते हैं, क्या ये एक पूंजीवाद समाजवाद टाइप का लड़ाई बदलाव देखने को मिल रहा है आपको, या जैसे हम लोग कहते हैं कि सारी दुनिया की लड़ाइयाँ आर्थिक होती हैं, उसके पीछे अलग अलग कारण बना लिए जाते हैं, उस तरह की लड़ाई है? ये किस तरह के बदलाव दे रहे हैं? क्योंकि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आप देखें, बहुत एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उठा करके पूरे विश्व में देखते हैं, यूरोप और अमेरिका में खास तौर से, ये आंतरिक जो है एक तरीके का द्वंद्व है। एक, क्योंकि इन देशों को अभी तक दुनिया कैसी होनी चाहिए और कुल मिलाकर के दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, पूरा विश्व नाम विश्व लेते थे, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी जो सोच ये थी कि जो उनकी एक तरह से अगर आम भाषा का प्रयोग करें, जो दादागिरी है, चाहे वो ग्लोबल नैरेटिव्स पे हो, चाहे ग्लोबल पावर पे हो, चाहे वो ग्लोबल हाई टेबल पे हो, या संस्कृति पे हो, या मीडिया पे हो, सबके ऊपर उनको एक आदत थी, उसको कोई चुनौती नहीं मिलती थी। और कुल मिलाकर के एक चुनौती पहले सोवियत यूनियन की आई थी, लेकिन 1991 से जो हमने दुनिया की व्यवस्था देखी, वो अमेरिका उसका बॉस था, और यूरोप और ओईसीडी कंट्रीज, धनी देश सब उनके साथ थे, और दुनिया को अपने हिसाब से चलाते आए थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि मध्य पूर्व के अंदर काफी परिवर्तन आए, परेशानियां आई, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की
पश्चिम के देशों ने करी, तमाम रेफ्यूजी शरणार्थी जो है यूरोप में पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए, इटली पहुंच गए, इंग्लैंड फ्रांस सब जगह पहुंच गए। अमेरिका को भी जरूरत पड़ी तो बहुत सारे लोग बाहर से आ गए, तो वहां के लोगों का नजरिया उससे बदला। तमाम ऐसे लोग, आम आदमी बड़ा छोटा सोचता है, बहुत ही अपने दायरे में सोचता है, तो उनको लगने लगा कि ये सब जो है खतरा है उनके लिए, और उसका पॉलिटिकल जो लोग थे उन्होंने फायदा उठाया। ले पेन ने फ्रांस में उठाया, आपने देखा किस हिसाब से इंग्लैंड में उठाया गया, किस हिसाब से अमेरिका में तो चल रहा है। और अगर आप स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, यहाँ के उदाहरण ले, जहां तक नॉर्वे वगैरह में भी यही कहानी लगभग नजर आती है, उससे बेचैनी आई है। लेकिन अगर आप तस्वीर को पूरा उठा करके देखते हैं तो कुल मिला के देखते हैं जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। जो इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे ग्रोथ जिस हिसाब से होनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका जिस जिक्र अभी करा गया, चाहे वो कुल मिलाकर के आप एशिया को देख लीजिए, इंडिया देखिए, बांग्लादेश देखिए, इंडोनेशिया देखिए, कुल मिला के ठीक ठाक है। अरब कंट्रीज की भी जीडीपी ठीक चल रही है। अफ्रीका, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते थे, पिछले दिनों को इकोनॉमिक डेटा वहां से काफी अच्छा निकल करके आ रहा है। लैटिन अमेरिका में भी काफी ऐसे स्पॉट्स हैं जहां थोड़ा परेशान, लेकिन ग्लोबल कुल मिलाकर के कोई बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसको इंटरनेशनल ऑर्डर बोलते हैं, जो 1991 में बना सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, और उससे 30 साल पूरी दुनिया में अमन चैन रहा। अमन चैन ऐसे रहा, मान लिया दुनिया में अमेरिका बॉस है, मान लिया दुनिया में यूरोप अमेरिका के साथ है, मान लिया कि यही लोग सब कुछ चलाते हैं, तमाम देश अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे। चाइना भी इन्हीं के साथ लग गया क्योंकि चाइना को अपना विकास करना था, और धुआंधार इन्होंने चाइना में निवेश किया। अब वो अब स्थिति आ गई है कि चाइना कहता है हमें इनकी एक बियॉन्ड पॉइंट ज्यादा जरूरत नहीं है। तमाम नई पावर्स उतर के आ गए, भारत आ गया, टर्की आ गया, ब्राजील आ गया, छोटी मोटी और पावर्स इंडोनेशिया वगैरह निकल के आ रही है। तो पूरी जो व्यवस्था को अब चुनौती मिल रही है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री पिछले दिनों मॉस्को गए, अमेरिका के पेट में दर्द हो गया, वेस्टर्न मीडिया सारा पेट से दर्द से चिल्लाता रहा, उनको कोई आर्गुमेंट नहीं था, भाई ये था, ये क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था। अब मतलब ये तय करेंगे को कौन कहां जाएगा, तो नैरेटिव। तो अब उसको जो चुनौती मिल रही है उसके आंतरिक कारण देख रहे हैं, जो यूरोप में हो रहे हैं, जो अमेरिका में हो रहा है, कुल मिला के व्यवस्था परिवर्तन जो हो रहा है उसके आप वो देख रहे हैं। लेकिन मुझे मेरा ये मानना है, ये जो अब चल रहा है जिस तरह का माहौल पूरी, ये अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पिक्चर शुरू नहीं हुई है। आने वाले 30 साल तक ऐसी ही बेचैनी, ऐसी ही परेशानियां, इसी तरह के जो है कुल मिला के अप्स एंड डाउन, हिंसा उसमें शामिल होगी, उथल पुथल पूरी दुनिया में होगी, जब तक के नया इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं बनता जो मल्टीपोलर होगा। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका के साथ चाइना आ जाएगा, बाइपोलर दुनिया बन जाएगी और सब कुछ फिर चंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत चुप नहीं बैठेगा, रशिया चुप नहीं बैठेगा, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज चुप नहीं बैठेंगे, ये सब एसर्ट करेंगे। तो लिहाजा ये सब अपना अपना स्पेस क्रिएट करेंगे, और सबसे बड़ा स्पेस जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो चाइना है। भारत अपना यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा है और करना भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, ये उथल पुथल जिसकी आपने अभी नीरज चर्चा करी, ये तो अभी शुरुआत हुई है, आने वाले 30 साल तक ये चलने वाली है। उसके बाद जैसे जिस तरह से एक जो फटता है, वोल्केनो फटता है तो उसको शांत होने में, तो 30 साल के बाद थोड़ा बहुत वैसी स्थिति आएगी जो 1991 थी, जिसमें कई लीडर होंगे, खाली अमेरिका या चीन नहीं। 30 साल बाद जो बचेगा समृद्ध के तौर पे, वो अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। बल्कि दो चीज़ों से मैं इसको समझना चाहता हूँ। विद इन कंट्री भी ये रिफ्ट है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इवन खाड़ी के देश हो, या भारत ले लीजिए आप। और एक वर्ल्ड लेवल पे भी क्या आपको एक थ्रेड दिखता है कि एक लेफ्ट लीनिंग सरकारें, राइट लीनिंग सरकारें, इनका इमरजेंस होता रहता है, उसके बीच की एक लड़ाई है, और ये देशों के ग्रुप के तौर पे भी दिखती है एक थ्रेड, और एक विद इन कंट्री भी दिखती है कि दो तरह की विचारधाराओं के बीच की एक लड़ाई चल रही है। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, ये जो साल है 2024, ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इस साल वोट डाल रही है, और उसका वर्ल्ड ऑर्डर पे कैसा इम्पैक्ट होता है वही हमें देखने को मिल रहा है। पर मुझसे पहले जो दो स्पीकर्स थे उन्होंने आइडियोलॉजी की बात की। आइडियोलॉजी का एक बड़ा रोल होता है, पर मुझे लगता है आइडियोलॉजी से ज़्यादा ये रिसोर्सेज की लड़ाई है। इकोनॉमी ठीक चल रही है, जीडीपी ठीक है, ऑल दैट इज़ फाइन, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग, पोस्ट पैंडेमिक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, उसने बहुत सारी पॉपुलेशंस को इम्पैक्ट किया है। और जो पब्लिक परसेप्शन होता है वो
कई चीज़ों से बनता है। आंकड़े एक बात कहते हैं पर एक लिव्ड एक्सपीरियंस भी होता है। तो इन्फ्लेशन बहुत जगह अब ठीक हो गया है, पर काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ अभी भी फ्रैजाइल हैं। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग की इशू बन जाता है तो ये एंटी इमिग्रेशन, नेशनलिस्ट पॉलिसीज़, ये सब हावी होने लगती हैं पब्लिक डिस्कोर्स पे, क्योंकि आपको लगता है कि जो लोग दूसरे देशों से आपके देश में आए वो आपका रिसोर्स ले रहे हैं, वो आपकी नौकरियां ले रहे हैं, वो आपका जो भी सरकार डोल्स देती हैं, जो भी सिस्टम्स हैं वहाँ पे, उन सब पे प्रेशर पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें मिलके वोटर बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जो राइट शिफ्ट हो रहा है, जो नेशनलिज्म की तरफ, इवन यूके मैं कहती हूँ कि लेबर पार्टी आई है, पर अगर आप वोट शेयर देखें तो रिफॉर्म पार्टी जो है नाइजल फराज की, जो फार राइट पार्टी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा गेन देखा है। वोट शेयर में लेबर पार्टी को कोई बहुत बढ़त नहीं मिली है 2019 के मुकाबले। कंजर्वेटिव्स नीचे गिरे हैं और फार राइट जो है वो आगे आया है। तो 180 सीटों में उन्होंने कंजर्वेटिव्स का वोट ले लिया है। फ्रांस में भी जब, जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि लेफ्ट और सेंट्रिस्ट इकट्ठे हो गए और मरीन लेपेन की पार्टी हार गई, तो जो पूरा सेंटिमेंट है कि हमारा रिसोर्स हमारे पास रहे, वो गाइड कर रहा है इस समय वोटर बिहेवियर को, और वही गाइड करेगा पॉलिसी को भी। तो आगे चल के इफ़ आई कुड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर मिस्टर तनेजा लेफ्ट, कि अब जो कैंप पॉलिटिक्स है वो कम दिखेगी और मल्टी अलाइनमेंट ज़्यादा होगा। तो आज नेटो के सारे मेंबर्स मिलके, पिछले हफ्ते नेटो समिट हुई थी, वो अपने आप को ट्रंप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस वाइट हाउस में आ गए तो क्या वो नेटो को उसी तरह का समर्थन देंगे, क्या वो क्लाइमेट पॉलिसीज़ का हिस्सा रहेंगे, क्या वो ताइवान की उसी तरह से मदद करेंगे जिस तरह की जो बाइडेन की सरकार कर रही है, क्या वो फिलीपींस की मदद करेंगे चाइना के अगेंस्ट। तो ये जो एक विद अस और अगेंस्ट अस एलाइज जो बने हैं, उनको एक बार फिर से अपनी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि क्या ये कैंप पॉलिटिक्स कारगर होगी या फिर भारत की तरह मल्टी अलाइनमेंट की तरफ ज़्यादातर देश आगे जाएंगे कि जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उस देश से हम उस लेवल पे डील करते हैं। ये तो एक बात है। दूसरा है कि जब इस तरह के बदलाव और इस तरह के चर्न आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम नहीं है, और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ऑन द डिक्लाइन, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में आप देखते हैं गल्फ़ के जो किंगडम्स हैं या चाइना है, रशिया है, जहाँ पे कंटिन्यूटी है, तो वहाँ पे भारत एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन के आता है कि चाहे जो भी सरकार हो, चाहे जो भी विचारधारा हो, एक इंटरनेशनल लेवल पे भारत की एक पॉलिसी कंटिन्यूटी रही है। वो आप यूके के साथ नहीं कह सकते। जैसे ही लेबर पार्टी आई, उन्होंने वो जो रवांडा बिल था उनका वो स्क्रैप कर दिया, वो $300 मिलियन या जितना भी उन्होंने खर्च कर दिया, पर अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं भेजेंगे। या जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार आए थे तो वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गए, नेटो को उन्होंने जो भी कहा, तो पॉलिसी में एक डिसरप्शन आप देखते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सरकारों के सामने ये होगा कि जैसे जैसे रिजीम चेंज होता है जिस देश में, आप कैसे डील करते हैं। फ्रांस में, यूरोप में आप देखें तो इमैनुअल मैक्रों की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी एज अ लीडर ऑफ यूरोप, पर अब इस चुनाव के बाद उनका भी रोल थोड़ा, उनका भी स्टैचर डिमिनिश होगा। तो किस तरह से बाकी देश इसको हैंडल करेंगे और कहाँ तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को अपनी फॉरेन और इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर हावी होने देंगे, ये देशों के सामने मेरे ख्याल से बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि 30 साल की आपने बात की, अगले 30 साल में ये बायपोलर यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा, डेफिनेटली ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा देश अपनी ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेंगे कि हम विद यू और अगेंस्ट यू वाली पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते। जहाँ जो चीज़ हमें सूट करेगी हम उससे बात करेंगे, उसके साथ ट्रेड करेंगे, उसके साथ अलायंस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल साउथ के देश इस वक्त अपनी वो ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी वर्ल्ड लेवल पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होगा, किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन एक इसमें एक क्वेश्चन अभी देखिए, जब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था उसी दौरान नेटो की मीटिंग चल रही थी यूएस में, तो वहाँ पे हंगरी भी पार्ट था उसका, लेकिन हंगरी बाहर निकला और उसने रशिया का समर्थन किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि वो ये कैसे स्टैंड ले रहा है। तो बहुत कुछ बदल रहा है, जिस तरफ पल की इशारा कर रही है कि अपने अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा सर्व करने की कोशिश की जा रही। राजेश जी, आपको लगता है कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को तो इम्पैक्ट कर ही रही है, लेकिन जो रिसर्जेंस हो रहा है थॉट प्रोसेस के लेवल पे और उसको बैक किया जा रहा है रिसोर्स के लेवल पे, ये एक बड़ी ग्रेटर चुनौती पेश करने वाला है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के सामने कि एक तरफ चाहे रशिया ईरान रशिया और चीन का हो, या दूसरी तरफ आपका यूरोप, अमेरिका और जापान का कॉम्बो बन रहा हो। ये सब कॉम्बो इस आधार पे बन रहे हैं कि अपने अपने
हक की लड़ाई हम तो लड़े ही, साथ में एक ऑर्डर भी बना के रखें। देखिए, मैं आपको 25 साल पहले जो हम लोगों को बताया जाता था उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। उस वक्त एक जुमला तमाम मीडिया वाले, दुनिया भर के लीडरान को पेश करते थे और ऐसा लगता था कि दुनिया भर की जितनी मुश्किलें हैं, जितनी तबाही है, उसका इलाज मिल चुका है। अब दुनिया बिल्कुल पटरी पे आ गई है और उस दवा का, उस संजीवनी बूटी का नाम रखा गया था ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो गया है, सब एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं। आज आपको पूरी दुनिया भर में जो कशमकश दिख रही है, फ्रांस में दिख रही है, ब्रिटेन में दिख रही है, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, हर जगह दिख रही है, इसका मूल कारण मेरी नजर में ये जो असफलता है ग्लोबलाइजेशन की, वो सबसे इसका मूल कारण। वो एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश की गई थी जो वाकई रियल नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन एक तरफ था, दूसरी तरफ वॉर ऑन टेरर, जिसको आप भूल नहीं सकते हैं, और जिसमें बगलगीर अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ये सब लोगों ने मिलकर के इराक पे हमला किया। इराक पे हमला नहीं किया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे एक तरह से हमला बोल दिया। इस्लामिक वर्ल्ड के वॉर ऑन टेरर नाम के जो उनके टेररिस्ट आउटफिट्स थे, अपेरेंटली उन पर हमला बोल दिया। लेकिन क्या हुआ, इराक में लाखों आम मुसलमान मारे गए, औरतें, बच्चे, ये सब लोग मारे गए। सीरिया में उसके बाद शुरू हो गया। वहां जो तबाही हुई है उसका असर कौन झेलेगा? वो जो बच्चे हैं नाव में बैठ करके यूरोपीय देशों में ही जाएंगे। आपने तबाही शुरू की, अमेरिका तो जा नहीं सकते हैं, अमेरिका भी जाते हैं हालांकि, लेकिन नाव से नहीं जा सकते हैं, यूरोप की तरफ आए। और यूरोप का एक ये डेमोक्रेटिक, उन्होंने दूसरा वर्ल्ड वॉर देखा है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म उनका था, डेमोक्रेटिक एथोस था कि सड़क पे लाइन बना करके लोग खड़े होकर तो उनको वेलकम करने के लिए आए। जब विस्थापित लोग आए, जिनको यूरोप ने, वेस्ट की जो कैपिटलिस्ट जो एक अर्थव्यवस्था थी, उसने विस्थापित किया। जब वो जर्मनी में आए, उनको हाथों हाथ लिया गया, लेकिन वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए। उनकी जरूरियात थी, उनके साथ बच्चे थे, उनको एजुकेशन चाहिए थी, उनको पानी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, जाहिर सी बात है। तो जब ये राइट विंग का उत्थान इस वक्त जो दिख रहा है, मेरी नजर में, जब वो एक तो रेसिज्म पहले से था कि बाहर से आकर के हमारे रिसोर्सेज को ये लोग खा जाते हैं, ये ब्रिटेन में भी है, पूरे यूरोप में है, उसको इम्पेटस मिला, उसको ये मिला कि अब इनको रोक लगनी चाहिए। तो जो सेंट्रिस्ट पार्टियां थी, राइट ऑफ सेंटर और लेफ्ट ऑफ सेंटर, वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो इरेलेवेंट हो रही हैं। दो मुल्कों में अभी जो नतीजे आए, ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद सत्ता से स्थापित कर दिया। फ्रांस में कम्युनिस्ट, ग्रीन पार्टी और सोशलिस्ट वगैरह लेफ्ट विंग पार्टीज ने सबसे टॉप में आकर के लिपेन के जो जगरनॉट निकल रहा था उसको रोक दिया है। लेकिन इन दो नतीजों से ये कंक्लूजन ड्रॉ करना बिल्कुल गलत होगा कि अब यूरोप में लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का उत्थान हो रहा है या लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज जो हैं वो बढ़ रही हैं आगे। क्योंकि ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है, आपको याद होगा टोनी ब्लेयर में की जो न्यू लेबर पार्टी थी, वो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी से ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी हो गई थी उस वक्त जब इराक पर हमला किया था। तो मतलब जो नियोकॉन्स थे और टोनी ब्लेयर, इन लोगों ने हाथ मिला लिया था। अब इस वक्त जब नतीजा निकला है, जो लेबर पार्टी आई है ब्रिटेन में वापस, टोनी ब्लेयर ने एक आर्टिकल लिखा है, चेतावनी दी है, वही अपने जो नियोकॉन वाला जो आइडियोलॉजी है कि आप सोशलिज्म मत लाइएगा, आप सबको मुफाद मत दीजिएगा, इस तरह से उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आप जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो तो पॉलिसीज तो आपकी राइट विंग ही होंगी। तो आने वाले वक्त में ये राइट विंग पॉलिटिक्स पूरे यूरोप में छाई हुई है इस वक्त। देखिए ब्रिटेन और फ्रांस में थोड़ा सा एबरेशन है, इटली में देख लीजिए, इटली में तो नियो फैशिस्ट पार्टी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी रूट्स नियो फैशिस्ट पार्टी में है। फ्रांस में फार राइट जो है उसको एक जमाने में सोशलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था, वहां पे फार राइट को लादीर कहा जाता था, यानी बांध, कंटेन किया जाता, बांध बनाया, मतलब डैम उसको किया है। अब उसके फ्लडगेट्स खुल गए हैं। अब उसको चाहे सत्ता में नहीं आई है लिपेन की पार्टी, लेकिन एक बहुत अच्छी खासी उन्होंने 143 सीटें जो है हार्ड राइट ने वहां हासिल की। उसी तरह से नॉर्वे में देख लीजिए, स्वीडन में देख लीजिए, इन तमाम जगहों में, नेदरलैंड्स में खासतौर पे जिन नेता, क्या नाम उनका, ग्रीट वाइल्डर्स,
उन्होंने मोरक्को के इमिग्रेंट्स को कूड़ा कचरा स्कम कहा था, और वो जीत गए हैं। ये एक इटली की सोशल साइंटिस्ट हैं नाताली तोची, मैं उनके बारे में अभी हाल में ही पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि ये जो दक्षिण पंथ का उपहार है यूरोप में ही नहीं, अब हिंदुस्तान में थोड़ा अलग तरह का दक्षिण पंथ का उपहार है, लेकिन खासतौर पर यूरोप में आप उसको, जो नई पीढ़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या उसके आर्गुमेंट से एक तरह से सहमत होती नजर आ रही है, आप उनको ये नहीं बता सकते हैं कि, बस यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं, आप उनको ये नहीं बता सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाज़ीज ने होलोकॉस्ट किया था, इस वजह से ये बुरे। आज के आर्गुमेंट में उनको बताना पड़ेगा कि ये जो नियो फैशिस्ट्स हैं, ये राइट विंगर्स हैं, आज के समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, आज का आर्गुमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये कश्मकश अभी खत्म नहीं हुई। ये जब अमेरिका में कहा जाता है यू अमेरिका फर्स्ट, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प ये नारा लेके चलते हैं, तो वहाँ पे भी वही चीज़ हमको देखने को मिलती है। और यूरोप में भी आपने कॉन्टेक्स्ट ज़रूर रखा कि वहाँ से जब माइग्रेट होकर लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन अब जो जिस तरह का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है लेफ्ट राइट दोनों साइड का, सर देखिए अगर राइट वहाँ पे यूरोप में बहुत है, मजबूत है, फिर भी अगर लेफ्ट की पार्टी जीत के आ रही तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट कर रही है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है। शिवकांत जी, आपके देश में ये हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारे राइट विंगर हार्डकोर वाले भी जीत के आए हैं, और आप यूरोप में भी आप देखिए, क्या ये है असली लड़ाई की मूल? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि लड़ाई सेंटर को लेकर के चल रही है। ये होता है कि समय समय पर जो पॉलिटिक्स का सेंटर, जिसे आप मध्यमार्ग कह सकते हैं, उसका दायरा कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी संकुचित हो जाता है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से दबाव है, वाम की तरफ, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी, और जो सेंटर का जो दायरा है वो थोड़ा सिकुड़ा है। और हर पार्टी, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी भी सेंटर को हासिल करना चाहती थी और कंजर्वेटिव पार्टी भी सेंटर को हासिल करना चाहती थी। हार कंजर्वेटिव पार्टी की इसलिए हुई कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो सेंटर है उसको चुरा ले गई रिफॉर्म पार्टी, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी हारी। अगर आप वोट शेयर को देखें तो रिफॉर्म और कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर आप मिला दें तो लेबर पार्टी को हारना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यहाँ वोट शेयर से काम नहीं चलता। और कुछ कुछ मायनों में यही सिस्टम जो है वो अमेरिका का भी है, वहाँ भी यही चल रहा है। मैं कुछ देर पहले जो पलकी ने एक दो चीजें उठाई थी, ज्यादा इसको उलझाने की बजाय बुनियादी अगर हम बात करें तो सीधी सीधी संसाधनों की और संस्कृति की लड़ाई है ये इस वक्त। देखिए, यूरोप ने या वेस्ट ने या पूंजीवाद ने, जो भी नाम दें उसको, एक जन कल्याण का एक सपना तैयार किया, एक व्यवस्था तैयार की कि पेंशन सबको मोटी मिलेगी, रिटायरमेंट जो है वो एज एक खास होगी, उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर का जो वेतन है वो ठीक ठाक रहेगा, न्यूनतम मजदूरी आपकी सही रहेगी। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती जब आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी एज बढ़ रही है, लोग काम करने वाले कम हो गए हैं, रिटायरमेंट वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, और ऊपर से इन सब सपनों को पूरा करने के लिए उधार ले लेकर के हालत ये हो गई है। अभी जो सरकार बनेगी, अभी तक बनी नहीं है फ्रांस की सरकार, तो फ्रांस में यदि वामपंथी सरकार बनती है, दक्षिण मतलब मध्यमार्गी और वामपंथी दोनों के गठजोड़ से बनेगी, तो सबसे पहले तो मैक्रो साहब ने जो पेंशन सुधार किए थे वो वापस लेने होंगे, फिर रिटायरमेंट की एज जो वो बढ़ाना चाहते थे वो वापस लानी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर आय बढ़ानी पड़ेगी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। वहां जो कर्ज का लेवल है वो जीडीपी का 110-112% वैसे ही हो गया है, तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन से उनको डिस्क्वालीफाई होकर के बाहर हो जाना चाहिए। और ऊपर से वामपंथी जो है ये भी कहेंगे कि हम यूरोपियन यूनियन में रहना भी नहीं चाहते, हम अपनी शर्त पे रहेंगे। तो ये मूल लड़ाई है, और उसके साथ साथ जुड़ी है संस्कृति की लड़ाई। हर जगह देखिए, आप फ्रांस में देखिए, ये ठीक है कि फ्रांस में, यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, अमेरिका तो है ही माइग्रेंट्स का देश, शुरू से बाहर वाले लोग आते रहे हैं। लेकिन अब कुछ जो ऐसे समुदाय हैं, जैसे फ्रांस की बात करूं तो मुस्लिम आबादी 10% हो गई है फ्रांस में, और शहरों में 25% से ज्यादा आबादी है, बड़े शहरों में। इसी तरह से आप ब्रिटेन को देखें, 6.5% आबादी हो गई है।
इसी तरह से अमेरिका में उतना अभी जो है प्रतिशत इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन ये आबादी मैं इसलिए मुस्लिम्स का यहाँ नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो समाज जी में आकर के घुलना मिलना होता है, जो बाहर से समुदाय आता है वो समाज में घुलता मिलता है। इस्लाम ऐसा करता है कि वो समाज में आकर के अपनी जो अस्मिता है, अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहता है, घुलने मिलने की बात पीछे छूट जाती है। तो इस वजह से लोगों की आंखों में वो लोग खटकते हैं और वो निशाना बनते हैं। इसी वजह से उसी को नारा बना करके फिर दक्षिणपंथी पार्टियां आगे आती हैं। तो ये कुछ हद तक ये जो है संस्कृति और संसाधनों की लड़ाई है, जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पार्टियों के गठजोड़ों में दिखाई देगी और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको इस तरह की बहुध्रुवीय व्यवस्था में दिखाई देगी, जहां कोई एक जो है वो अमेरिका की तरह से दादा नहीं होगा, बहुत सारे दादा होंगे, या लोग देश जो है मिलजुल के अपनी जरूरतों के हिसाब से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे, संधि करेंगे या संधि नहीं करेंगे। तो विश्व जो है उस तरफ इस वक्त जा रहा है। बल्कि ये जो बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि अब जो चेंज हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी के तौर पे, मैं समझना चाहता हूँ। अभी उदाहरण दिया राजेश जी ने कि टोनी ब्लेयर के ज़माने में भी लेबर पार्टी थी, उसने भी इराक के समय उनका साथ दिया। नेशनल पॉलिसी के तौर पे इंडिया में भी बहुत सारे फैसले अलग अलग राजनीतिक दलों ने लिए जो नेशनल इंटरेस्ट के हो रहे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा महसूस किया कि ये जो सोसाइटी के अंदर एग्रेशन हमने देखा है, बाइपोलर टाइप का बनता जा रहा है समाज, क्या पहले भी ऐसा था, हमको दिखता नहीं था, या अब पिछले 7, 8, 10 सालों में ज़्यादा तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में बन रहा है और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न डेमोग्राफिक चेंज है? डेमोग्राफिक चेंज है, आई थिंक सोशल मीडिया भी है, क्योंकि जो डिवाइड है वो बहुत स्टार्कली सामने आ रहा है और वो बहुत एम्पलीफाई हो रहा है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में जब ट्रंप को गोली लगती है तो वो विद इन सेकेंड्स वो सब जगह पहुंचती है और लोग उस पर कॉमेंट करते हैं और इकोसिस्टम्स बनते हैं और एक प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। तो सोशल मीडिया इस डिवीज़न को बहुत एम्पलीफाई करती है। मुझे लगता है कि हेट पॉलिटिक्स पहले भी थी, डिविजन्स पहले भी थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पहले भी थे, जिसके बेसिस पे सरकारें और नेता और पार्टीज़ और वोटर्स सब रिएक्ट करते थे। पर इस वक्त सोशल मीडिया के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है और वो हमें इम्पैक्ट भी करता है, क्योंकि जो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वैसे तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, पर ऐसे देखा जाए तो 2 ही पार्टीज़ हैं वहाँ पे, और जो डिसाइसिव फैक्टर होता है चुनाव में वो होते हैं स्विंग स्टेट्स। जो ब्लू स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं और जो रेड स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन्स के पास जाते हैं। तो वो जो 6-7 स्विंग स्टेट्स हैं वही तय करते हैं कि कौन जीतेगा, और स्विंग स्टेट्स को जीतने की ही कोशिश हर कैंडिडेट की होती है। तो जब इस तरह का इशू आगे आता है, और इस समय वो इमिग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है उनके लिए, इस समय इकोनॉमी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं और वो ज़्यादा एम्पलीफाई होते हैं। और जब सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स काम करते हैं तो जो अनडिसाइडेड वोटर होता है वो ज़्यादा स्वे होता है। यू गेट कॉट इन दैट, यू गेट ट्रैप्ड इन दैट बबल जो एल्गोरिदम्स क्रिएट करते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है जो सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, रिसोर्सेज आई थिंक आर अ वेरी बिग रीज़न। आज के ज़माने में जो ग्लोबल डेट है वो रिकॉर्ड हाई पे है। जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो पिछले 9 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। 2 बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाज़ा में, एक यूक्रेन में। उसके अलावा 30 से ज़्यादा मिलिट्री वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी दुनिया में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है, और देश ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे कर लें। एक तरफ चाइना आगे बढ़ रहा है, एक तरफ इजराइल के जो पड़ोसी हैं वो उनके अगेंस्ट जो भी अपना अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा में कैसे किसी तरह से कोई डील हो। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इंटरनल डिविजन्स हैं, एंड रेसिज्म, समबडी रेज्ड हियर, रेसिज्म इज़ अ फैक्टर, एंड रेसिज्म इज़ एम्पलीफाइड अगेन एंड एग्जैसरबेटेड, क्योंकि जो नेता हैं वो देखते हैं कि कैसा पब्लिक सेंटिमेंट है। तो अगर आप एक जो इमिग्रेंट है, असाइलम सीकर्स हैं, जो सीरिया से आए हैं, जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, क्यों आए हैं वो?
क्योंकि आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी 20 साल तक अफगानिस्तान में, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप जाके एक अमेरिका ने एक बॉम्बिंग की थी, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसको कहा, और टेस्ट करने के लिए उन्होंने डाला। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो वेस्टर्न देशों में जाते हैं, और उनके जो सिटीजन्स हैं उनको लगता है कि हमारे हिस्से के रिसोर्सेज इन लोगों को मिल रहे हैं। थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो हम जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, 4 उन्होंने टर्म्स अपनी, और जो चौथी टर्म थी वो उनकी लेगेसी डिफाइनिंग टर्म होनी चाहिए थी, पर वो सरकार बनाने में भी संघर्ष कर रही थी, क्योंकि इमिग्रेशन इतना बड़ा टॉपिक बन गया था यूरोप में। तो ये सब जो डिविजन्स तो हैं सोसाइटी में, रिसोर्स क्रंच है, और पॉलिटिकल गेन के लिए जो नेता उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं और जो उनको उकसाते हैं वोटर्स को, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि आज अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फॉर्मर प्रेसिडेंट को गोली लगी। जी तनीजा जी, क्या एक बीच में जिक्र आया, 2-3 लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक मॉडल हमारा जो अब तक था वो फेल हो गया है, और उसकी वजह से ये पूरा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये दुनिया भर का फिनोमेना है। क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं, पहली बात तो मैं अनरेस्ट क्या है, देखिए हम दुनिया को अगर ये माने कि एक यूनिट है पूरी पृथ्वी, महाद्वीप को भी भूल जाएं, देशों को भूल जाएं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स को भूल जाएं, पॉलिटिकल, कि दुनिया एक है, ऐसा तो है नहीं ना। अब तो पूरे विश्व को एक सरकार, एक व्यवस्था, एक सोच, एक संस्कृति, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो हम जबरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत आज की भी ये है कि जब मैं तमाम ट्रैक 2, 1 ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 की मीटिंग्स में जाता हूँ, ये तमाम यूरोपीय या धनी देश बैठते हैं और हमारे जैसे विकासशील देश भी वहां जाते हैं, तब आप उनका रवैया देखिए, चाहे वो इटली की और राइट विंग गवर्नमेंट हो, चाहे वो फ्रांस की सरकार आ जाए, चाहे वो नेदरलैंड्स की आ जाए, चाहे रिपब्लिकन अमेरिका से आ जाए, ये सब एक होते हैं। 50% लगभग जीडीपी ओईसीडी कंट्रीज का है आज भी। यूनाइटेड नेशंस में 3 परमानेंट मेंबर यूरोप के हैं, और दुनिया में जो कुछ भी होता है बड़ा दबदबा है, उसको क्लाइमेट ऑर्डर बोले, एनर्जी ऑर्डर बोले, पॉलिटिकल ऑर्डर बोले, सब उसको कंट्रोल कौन करता है? कॉकपिट का है। और साथ में उनको लगा भारत उभर रहा है तो वो चाहते हैं भारत भी उन्हीं के साथ आ जाए, मतलब हम वैसी भाषा बोलें, हमारा दुनिया का नजरिया वही हो, हम रूस से दूरी बना लें, चीन को दुश्मन जो है करार दे दें। तो ये देखिए, हमको समझना होगा कि अभी जो व्यवस्था चली आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, वही है। अब पूरी जो रिच कंट्रीज हैं, धनी देश, ओईसीडी कंट्रीज की कोशिश ये है कि वो जो स्टेटस को उसको मेंटेन करें, जिससे उनका दबदबा बने रहे। और भारत जैसे देश को ये दिखता है, हम लोगों को दिखता है शायद हम उनके साथ हो तो हमारा ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे लिए चीन ज्यादा बड़ा खतरा है। हम रूस इसलिए चाहते हैं कि रूस को चीन से दूरी बने, रूस चीन के बहुत नजदीक ना चला जाए, हमारे हित में नहीं होगा, उससे चीन मजबूत होगा। और इसलिए जो हम पश्चिम को समझाते हैं, आप समझिए हमारी बात को। दूसरी तरफ जब भी आप किसी भी पश्चिम देशों की बैठक में बैठिए, जहां अंदर उनकी रसोई में बैठ के देखिए, जहां असली फैसले लिए जाते हैं, जहां नीतियां बनती हैं, कोई नहीं बात करता तुम राइट विंग की सरकार से आए हो या लेफ्ट विंग से आए हो। वहां बात ये होती है कि भाई रूस को चेक करना है, और रूस की कोई लॉजिक नहीं है, नफरत है। तमाम वहां के लीडरान, तमाम वहां के लोग जो हैं पश्चिम यूरोप के और वेस्टर्न कंट्रीज के, दे हेट रशिया। इसका अलग इतिहास है, उस पर अलग चर्चा हो सके, कोई लॉजिक नहीं है। उनका कहना है 10 साल में खत्म कर देंगे इनको। तो इस तरीके की जब बातें होती हैं, अब यही जिक्र आया कि राइट विंग गवर्नमेंट है इटली के अंदर, बताइए एक उदाहरण दीजिए इटली ने कोई ऐसा फैसला लिया हो जहां ऐसा लगता हो कि वो और यूरोप से अलग हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि जब ये कहा गया, हमारे मित्रों ने, को पैनलिस्ट ने कहा रिसोर्सेज की लड़ाई है, अरे अमेरिका में एक कंपनी ना जाने कहां से आती है और एआई के चिप्स बनाती है, और दुनिया के इतिहास में, इंसान के, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन बन जाती है, एक समय में एप्पल से भी बड़ी होगी। किस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं? वो रिसोर्स जो उन्होंने वहां क्रिएट किया, वो भी रिसोर्स है और बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो ये जो हमारी और रिसोर्स के लेके लड़ाई थोड़ी बहुत हमेशा रहती है। और दूसरी ओर कुल मिलाकर के आप कमोडिटीज को उठा करके जब देखते हैं, वो तो व्यापार हो रहा है, कमोडिटीज को कंट्रोल कौन करता है? आज जो तेल है, उसको जो सबसे बड़ी कमोडिटी है, जितनी भी कमोडिटीज या रिसोर्सेज की अगर आप साइज को उठा के देखें, इतना बड़ा हिस्सा तो तेल का है, बाकी तो सब छोटे छोटे से हैं। तो तेल को कौन कंट्रोल करता है? तेल को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, आपको लगता है वो सरकारें हैं? नहीं है। कौन लोग हैं? वो लोग कंट्रोल करते हैं जो इसमें देखते हैं कि उसका उनका लाभ क्या है, उसी हिसाब से वो सारे नैरेटिव को बिल्डअप करते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये एक तरह का ट्रांजिशन है, और ये जब से इकोनॉमिक हिस्ट्री है तब से होता आया, कोई नई चीज नहीं है। शर्मा जी ने ग्लोबलाइजेशन का जिक्र किया, अरे जब अलेक्जेंडर चल के इंडिया आ गया था, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं तो क्या था?
वो भी ग्लोबलाइजेशन था। जब हमारे तमिलनाडु से लोग बाली पहुंच गए थे, उसको कल्चरल कॉलोनी बना दिया था, वो भी ग्लोबलाइजेशन था। जब हमारे लोगों ने जाके नॉमपेन के पास में अंकोर वाट जी। मंदिर बनाया, तो वो क्या था? वो ग्लोबलाइजेशन ही। तो ये प्रोसेस तो चलता आ रहा है और चलता रहेगा, इसको कोई राजनेता नहीं रोक पाएगा। और आइडियोलॉजी को एक सीमा से आगे जाता है मेरा। लेकिन मेरा जस्ट लास्ट लाइन देखिए, जहां तक परिवर्तन जब भी होता है, परिवर्तन होता है तो शोर होता है। अब जैसा एक मेरे को पैनलिस्ट ने दिख दिया, अब हमारे यहाँ मीडिया भी इस तरह का हो गया है कि सब कुछ मतलब रियल टाइम पे हमारे सामने पेश आता है। अभी तक हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उस पर जो रिएक्ट करते हैं रियल टाइम करते हैं, मतलब वेन एनालाइज नहीं होता। दुनिया में जो परिवर्तन है आने वाले 30 साल और चलेगा। 1991 से पहले कोल्ड वॉर थी, ये नई कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब जो ये नई कोल्ड वॉर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, जी। इसकी ये सोशल मीडिया वॉर है, सुगंध जो भी अब वो अलग होगी और दिशा भी अलग होगी। ये सोशल मीडिया रील वॉर है, ये भी अपना रोल एक प्ले कर रही है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे जो अपने तर्क रखे हैं ना, उस तर्क के एक दूसरे के साथ काट भी हैं। लेकिन एक शब्द है जिस पे मैं चर्चा चाहूँगा कि आपने अभी तनेजा जी ने कहा कि रशियन से नफरत करते हैं अमेरिकन। क्यों नफरत करते हैं आप? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना, यही तो सोचना है। छोटे से ब्रेक, लौट के आते हैं अभी। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है राजनीतिक तौर पे, उसके क्या मायने हैं। क्या ये एक वैचारिक लड़ाई चल रही है या इकोनॉमिक लड़ाई चल रही है, इस पर डिस्कशन हो रहा है। और अभी इसका ट्रिगर पॉइंट ये था कि ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, कनपटी के बगल से गोली निकली है और वो बामुश्किल बच गए, किस्मत थी उनकी। क्यों हुआ ऐसा और क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या नफरत की इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई है कि अब हिंसा के थ्रू की जा रही है, और ऐसे देश में जो दुनिया को डेमोक्रेसी और सभ्यता के पाठ पढ़ाता रहता है। मैं चूंकि अब समय कम हो गया, सिमोन एक एक करके शुरू करते हैं। बल्कि आपसे मैं समझना चाहता हूँ, भारत में क्या इस पूरे बदलाव का असर हम लोग देख रहे हैं? ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो भारत क्योंकि एक उभरती हुई इकोनॉमी है और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे बहुत सारे मुद्दों पे आगे आया है। इवन ये यूक्रेन की लड़ाई में अभी जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए और काफ़ी लेक्चरबाजी हुई वॉशिंगटन की तरफ से और उनकी प्रेस की तरफ से, उसके बावजूद जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, अगर कोई वेस्टर्न लीडर इस तरह की बात करता प्रेसिडेंट पुतिन से तो शायद वो रिसेप्शन नहीं होता। पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, बैटलफील्ड पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको आपसी बात करनी पड़ेगी, जब बच्चों की मौत होती है, जब सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें तो जब मैक्रों गए थे या कुछ और नेता वेस्ट से गए थे तो एक लंबी सी मेज़ के दूसरे कोने पे उनको बिठा दिया गया था, तो एक डिफरेंस दुनिया ने देखा। एट द सेम टाइम जब तीसरे टर्म की शुरुआत हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो वो इटली गए G7 में। तो भारत के लिए फंडामेंटली बहुत इम्पैक्ट ये मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि भारत एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है दोनों कैंप्स के लिए। पर जिस तरह का प्रेशर ग्रुप्स वेस्ट बनाने की कोशिश करता है, और कुछ और पैनलिस्ट ने भी कहा कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा आइडिया है वर्ल्ड ऑर्डर का, जो हमारा आइडिया है कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसी को सारी दुनिया माने, तो उसको चैलेंज किया जा रहा है। अगर हम फिर से US की बात करते हैं, वो अपने आप को महान डेमोक्रेसी बताते हैं, बाकी सबको बताते हैं बांग्लादेश बैकस्लाइडिंग है, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान का चुनाव उन्होंने कहा कि ठीक हुआ था, सबको पता है कि किस तरह का चुनाव हुआ था पाकिस्तान में। 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बड़ा इलेक्शन इशू है अबॉर्शन, जो कि अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि आज के समय में बेसिक ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट पे आप चर्चा कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, और ये चुनाव का विषय है। दो ही आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर किसी और देश में एक ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि परसिक्यूशन हो रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप का केस 4 साल चलता है और अचानक उन केसेस पे कार्रवाई मई 2024 में पेस पकड़ लेती है, अब उसको होल्ड पे कर दिया गया है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं US डेमोक्रेसी पे भी। अगर फिर से भारत की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर बहुत फंडामेंटली कोई इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि हम सभी के साथ डील करते हैं।
पर अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अगर राइट विंग पार्टीज आती हैं जो चाइना को उस तरह से नहीं देखती हैं जैसे कि डेमोक्रेट्स देखते हैं, तो बहुत रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब चीन हमारे बॉर्डर पे सैनिक तैनात करता है तो यूरोप से या अमेरिका से उस तरह का रिएक्शन नहीं आता, पर जब यूक्रेन पे हमला होता है रशिया का, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका खेमा ज्वाइन कर लें और रशिया को सैंक्शन करें और रशिया को अलग कर दें। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन है। बल्कि एक छोटा सा जवाब, अभी इंटरनेशनल छोड़ते केवल भारत में, क्या भारतीय समाज में भी आप देखते हैं कि बाइपोलर हो रहा है? भारतीय समाज बाइपोलर है, पर अगर इस चुनाव का नतीजा आप देखें जो हाल ही में हुआ है, तो भारतीय वोटर मुझे लगता है कि ज़्यादा नुआंस तरीके से अप्रोच करता है। लोकल इलेक्शन में अलग वोट करता है, एमएलए के इलेक्शन में अलग वोट करता है, नेशनल इलेक्शन में अलग वोट करता है और इश्यूज़ पे वोट करता है। इसलिए नहीं करता है कि वो कांग्रेस समर्थक है या बीजेपी समर्थक है। और वो जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो हर चुनाव में भारत में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से होता है। राजेश जी, एक जिक्र आया जो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा मैं, डेमोग्राफिक चेंज। यूरोप में बहुत आवाज़ें उठती हैं कि वहाँ पे इस्लाम को मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में बड़े शहरों में पहुँच रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ के लोकल्स को दिक्कत हो रही है और झगड़े का एक बड़ा कारण वो है। तो डेमोग्राफिक चेंज पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या ये भी एक बड़ी लड़ाई का कारण है राजनीतिक तौर पे? देखिए, इस सवाल का जवाब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सीरिया पर बमबारी करेंगे, अगर आप इराक पर बमबारी करेंगे, वहां के लाखों लाख सिविलियंस को मारेंगे, तो जो बचे हुए वो कहाँ जाएंगे? बचने के लिए आपकी तरफ ही आएंगे, यूरोप की तरफ आएंगे। यूरोप की तरफ आते हैं तो आप बिलबिला जाते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, मुसलमान आ रहे हैं, टोपी वाले और नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मुसलमान जाएगा तो नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा और आपके रिसोर्सेज उसका हक बनेगा क्योंकि आपने उसको विस्थापित किया है। ये देखिए, दुश्मन राइट विंग क्या है, एक दुश्मन जो है उसको क्रिएट करना जरूरी होता है, किसी भी सत्ता को क्रिएट करना जरूरी होता है। हिंदुस्तान में भी कभी दलित दुश्मन हो जाते हैं, कभी सिख दुश्मन हो जाते हैं, कभी मुसलमान दुश्मन हो जाते हैं, ताकि मेजोरिटी जो है वो एकदम स्टैंड ले ले सत्ता के साथ। अरे ये आ जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, हमारा मजहब, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। वैसे ही यूरोप में भी करते हैं। यूरोप में भी सेम यही है। जो लिपेन है, मेरी लिपेन, इनके पिताजी जिन्होंने नेशनल फ्रंट नाम की जो पार्टी जो बनाई थी, उनका क्या कहना था? उनका एग्जैक्टली यही वर्ड्स में कोट कर रहा हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं ये फ्रांसीसी लोगों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसका रेजोनेंस आपको हिंदुस्तान के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोबिलाइजेशन के लिए राइट विंग के पास और ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक तरह का हाहाकार इकट्ठा करता है ताकि बाकी लोग जो उनके पीछे आए। अब जब आप बमबारी करेंगे, जब आप उनको उनके वहां से उखाड़ेंगे वॉर और टेरर के नाम पे, तो आप तक तो आंच आएगी ही आएगी। यूरोप बहुत करीब है मिडिल ईस्ट के, यूरोप बहुत करीब है गजा में जो कुछ हो रहा है, और हिंदुस्तान भी उनको आर्म्स दे रहा है, अमेरिका से आर्म्स आ रहे हैं इजराइल के। तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बजाय बमबारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया शांत है। फिलिस्तीन के बारे में छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं और हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं। जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके साथ कल्चरल क्लैश भी हो रहा है ना। कोई लोग ये कह सकते हैं कि हमास ने जो हमला किया उसको जस्टिफाई, कतई जस्टिफाई नहीं है, वो तो पागलपन की हद थी वो। लेकिन एक बड़े फलक में आप देखें कि आप इस तरह से एक कौम को सिर्फ उसके मजहब की वजह से मारेंगे तो रिपरकशन आपको झेलने पड़ेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और मैं समझना चाहता हूँ, शिवकांत जी की तरफ से आता हूँ। शिवकांत जी, जब माइग्रेशन हुआ, राजेश जी कह रहे हैं कि जब आपने सीरिया में हमला किया या अफगानिस्तान में, कहाँ जाएंगे वो? कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर कल्चरल क्लैश शुरू होगा। तो ये क्या नेचुरल प्रोसेस है एक हद तक है भी, या इसमें टिंकरिंग है? नहीं, टिंकरिंग नहीं, एक हद तक ये है भी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये दो अलग अलग स्तर की बातें हैं। सीरिया पे हमला करना, अफगानिस्तान पे हमला करना, इराक पे बमबारी करना, या जो गजा में हो रहा है, वो उसका फैसला सरकारें लेती हैं। ये सही बात है कि सरकारें जो हैं वो जनता ही चुनती है, लेकिन अल्टीमेटली वो काम उस वक्त सरकारें करती हैं। और उसके बाद जब लोग आते हैं तो जो आम व्यक्ति है उसको जो है वो परिवर्तन झेलना पड़ता है। वो कई बार परिवर्तन झेल पाता है, कई बार परिवर्तन नहीं झेल पाता है, ये अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जहां तक मुद्दा भुनाने की बात है, दक्षिण पंथियों के पास ये मुद्दा रहा है। दक्षिण पंथ जो है वो इसके आधार पर काफ़ी
उसका फायदा होता है। लेकिन कुछ देर पहले बात हुई थी सोशल मीडिया की, ये एक नया हथियार लोगों के हाथों में आ गया है, और ये एक ऐसा हथियार है जो झूठ को बड़ी आसानी से भरोसेमंद बना सकता है। ये हथियार पहले नहीं था। कई चुनावों में इसके आपने परिणाम देखे हैं। मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। 1992 का चुनाव था, तब सोशल मीडिया नहीं था। 1992 के चुनाव में नील किनक लेबर पार्टी के प्रत्याशी थे और दूसरी तरफ जो है वो जॉन मेजर थे। तो कंजर्वेटिव इसलिए हारे क्योंकि लेबर पार्टी इसलिए हारी क्योंकि ये प्रचार किया गया कि अगर नील किनक बन जाएंगे तो 1000 पाउंड हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा अतिरिक्त, और वो लोगों ने मान लिया और लेबर पार्टी को वोट नहीं दिया। लेबर पार्टी जीतने जा रही थी। अब इसी तरह से ब्रेक्सिट का जो जनमत संग्रह हुआ, उसमें एक झूठा प्रचार ये किया गया, तब तक सोशल मीडिया आ गया था, और वो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि 35 करोड़ पाउंड प्रति सप्ताह ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन जा रहा है, और अगर हम उससे बाहर नहीं निकले तो ये जाता रहे। लोगों को लगा है जबरदस्ती 35 करोड़ पाउंड हर हफ्ते क्यों जा रहा है, और इसी बेस पे ब्रेक्सिट जो है वो कुछ ही % का झोल था। ब्रेक्सिट हो गया और ब्रिटेन बाहर आ गया। अमेरिका का चुनाव हुआ 2016 का, तो उस चुनाव में प्रचार किया गया कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो डीप स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं और पता नहीं वो क्या क्या करती हैं, वो बाल शोषण गिरोह की सरगना है और ये है वो है। और ज़्यादातर जो रिपब्लिकन जिन्होंने, जो ट्रम्पाइट रिपब्लिकन हैं, उन्होंने ये बात उनके गले उतर गई, वो पट्टी पढ़ गए और हिलरी क्लिंटन हार गई। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब भारत में इस चुनाव में देखें कि संविधान खतरे में है, फलाना है ढिमका। और इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये कह रही है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं ये संविधान बदलेंगे, उल्टी सीधी चीजें कर, संविधान की जो मूल आत्मा है वो इनकी वजह से खतरे में है। जबकि डेमोक्रेट ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ट्रंप आ गया तो कयामत ही आ जाएगी, उससे तो लोकतंत्र ही खतरे में। तो ये इस तरह के झूठ जो है वो विश्वसनीय बन जाते हैं सोशल मीडिया की वजह से, और ये सबसे बड़ी चुनौती है मुझे लगता है दुनिया के सामने इस वक्त। देखिए, इतनी बड़ी चर्चा के बाद एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि जो समाजों के अंदर जो बदलाव है, सोसाइटल चेंज है ना, वो कल्चरल सिविलाइजेशन कह लीजिए आप, या मानवीय स्वभाव कह लीजिए, या अंग्रेजी में बेसिक इंस्टिंक्ट्स हम लोग कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और वर्चस्व की इच्छा, उससे ना अमेरिकी समाज परे है, ना अफगानिस्तान, ना भारत का। और यही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सबसे रिच लोग हैं उनके यहाँ भी वही समस्याएँ हैं जो एक छोटे से कम रिसोर्स वाले देश के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि शायद एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस की ज़रूरत हमें ज़्यादा है। इशारा कर रहे हैं नरेंद्र जी, 30 सेकंड सर, बहुत छोटा समय मेरे पास, क्लोज करना मेरे को। नहीं, मैं क्विकली आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम भारत के नजरिए से देखते हैं, जो उथल पुथल हो रही है, जो तमाम तरह का यूरोप में परिवर्तन हो रहे हैं, या जो कुल मिलाकर आज इसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ी पुस्तक उस पर आई थी। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर भारत के नजरिए से देखते हैं तो भारत को सबसे लाभ होने वाला है अगर हम अपने देश को ठीक संभाल के रखें, सब लोगों को साथ लेकर के चलें, अर्थव्यवस्था पर फोकस करें, तो इस सबका भारत जो है बहुत बड़ा बेनिफिशियरी निकलेगा और शायद समय से पहले एक भारत महाशक्ति बन जाएगा। तो ये देखिए सर, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि एक सिविलाइजेशन और आइडेंटिटी की लड़ाई है और ये चलेगी। इसमें रिसोर्स उसका एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी की लड़ाई है और ये लंबी चलेगी। आपने सही कहा कि 20-30 का और आगे चल सकती है और चलती चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह जाके आपको टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा जिसमें लोग शांति से रह पाएंगे। अदरवाइज़ जिस तरह की एनमिटी इस समय हम लोगों को देखने को मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है मानवीय समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दर्शकों की इस समय दुनिया में चल क्या रहा है। किसी दिन भारतीय समाजों में भी ऐसी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।